ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। प्रथमावृत्ति की कक्षा में, जो कि आज 13वीं कक्षा है, उसमें आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा वृद्धरादय सूत्र चल रहा है और उसमें पीछे भागः, नायकः, कारकः, ये सब देख लिए थे और अब चल रहा है शालीयः। तो शालीयः में पीछे पिछली कक्षा में वृद्धाच्छः सूत्र तक आ गए थे। पीछे का कुछ पूछना है? वृद्ध किसे कहते हैं रीना? वृद्ध किसे कहते हैं नवीन? ये जो अच्छों में आदि अच हो, जिसकी वृद्धि संज्ञा की गई है, उसे वृद्ध कहते हैं। अपना वाक्य द्वारा दोहराओ। जो अचों में आदि अच हो। प्रारंभ में बोला तुमने जो शब्द, और उसे वृद्धि कहते हैं, तो अर्थ हो गया कि अचों में आदि अच को वृद्धि कहते हैं। तो अचों में आदि अच है शाका आ, इसका नाम वृद्ध है। कैसे बनेगा वाक्य? मतलब पूरे का जिस शब्द के अचों में पहला अच वृद्धि है, उसे वृद्धि कहते हैं। अभी उसे कौन बनेगा? वह शब्द। और तुम्हारा उसे बन रहा था एक अच। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति देना, कि कैसे हम बोलते हैं अपनी बात के लिए। किसे कहते हैं? दोबारा दोहराओ। जिस शब्द के अचों के आदि में जो आदि अच होता है, वो शब्द वृद्धि होता है। प्रश्न क्या था? वृद्ध किसे कहते हैं? वृद्धि प्रश्न नहीं है। उसे वृद्धि किसे वृद्ध कहते हैं? उस शब्द को, जिस शब्द का पहला अच वृद्धि संज्ञक है। चलो, अब बात ये हो रही थी, क्योंकि पीछे काफी विस्तार हो चुका था उसका, कि शेषे का अधिकार चल रहा है। और शेषे के अधिकार में हमने ये भी देखा कि जहां अर्थ निर्देश करने वाला सूत्र आया हुआ है पहला, कौन सा था पहला सूत्र? शेषे के बाद में जो पहला अर्थ निर्देश करने वाला सूत्र आया था, उससे तत्र भवा है। तत्र भवा कहाँ है? हैं? शेष अर्थ में कहा ना, शेष शेष अर्थ में कहा है? नहीं, शेषिक अर्थ हमने कहा ना, जैसे तत्र भव आता, भव अर्थ में। मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि शेषे सूत्र जहां आया, उसके बाद सबसे पहला अर्थ निर्देशक सूत्र कौन सा है? तत्र जातः। ठीक है। अब कितने सूत्र हो गए यहां तक? यानी कहां से कहां तक लेंगे हम जहां के अर्थ निर्देश नहीं है? शेषे से लेकर के और तत्र जाता से पहले पहले तक के सूत्र। ये सारे सूत्र कैसे हैं? ये सारे सूत्र ऐसे हैं जो शेषे के अधिकार में जितने अर्थ निर्देशक सूत्र आगे आएंगे, उन सभी अर्थों में प्रत्यय करने वाले। इन्हीं सूत्रों में एक सूत्र है वृद्धाच्छ, या जहां से अर्थ निर्देश करने वाले सूत्र आए हैं उसके बाद में है वृद्धाच्छ। कहाँ है वृद्धाच्छ? उससे पहले आ गया ना।
अर्थात वृद्धाच्छः में किसी अर्थ निर्देश करने वाले सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो फिर कैसे अर्थ बनेगा कि वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है? किस अर्थ में? शेष अर्थों में। यानी कोई एक अर्थ नहीं है। और शेष अर्थ कहां से प्रारंभ होते हैं? तत्र जाता से, वहां से प्रारंभ हो रहे हैं। अब उन्हीं अर्थ निर्देश करने वाले सूत्रों में से एक सूत्र है तत्र भवः। अब आया समझ में? उन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र है तत्र भवः। तो तत्र भवः वृद्धाच्छ से पूर्व है या पश्चात है? तो पश्चात है, तो इसकी अनुवृत्ति कैसे आ गई इसमें? क्यों अर्चना, कैसे आ गई इसकी अनुवृत्ति? क्योंकि अनुवृत्ति तो पीछे से आती है ना। हम वृद्धाच्छ का अर्थ ये कर रहे हैं, शालायाम भवः शालिया में वृद्धाच्छ से किया है ना छ प्रत्यय। तो वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय किया है किस अर्थ में? भव अर्थ में। और भव अर्थ आ रहा है वृद्धाच्छ से आगे। तो वृद्धाच्छ से आगे आ रहा है, तो वृद्धाच्छ में ये कैसे घुस गया? किरण कैसे आ गया? अभी तो सारी बात हो चुकी, पकड़ा नहीं है। क्योंकि वृद्धाच्छ है, ये शेषे की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो इसका अर्थ हो जाएगा शेष अर्थों में। अब शेष अर्थ आगे आएंगे ही सारे, वो सब शेष कहलाएंगे। अच्छा, शेष शब्द भी, ये शायद पीछे बताया था मैंने, नहीं। शेष का अर्थ क्या होता है? बचा हुआ। तो किससे बचा हुआ? यहाँ का अर्थ क्या है? ये इन अर्थों को शेष क्यों कहा है? ये किससे बचे हुए हैं? दो उत्तराज हैं? से चलते हुए जो आ रहा है, क्या होता है? तत्र भवः से जो भव अर्थ लिया, ये शेष क्यों है? ये किससे बचा हुआ है? प्रागदिव्य तो अण का ये अधिकार चल रहा था तीसरे पाद के अंतिम तक। तो वहां तक शेषे जहां पड़ा है वहीं से जो शेष बच गए। हाँ, तो बता दिया था पीछे मैंने इसका मतलब। मुझे स्वयं ध्यान नहीं रहा कि मैंने बताया कि नहीं। शेष इसलिए है कि अण प्रत्यय का अधिकार जहां तक जा रहा है, तीसरे पाद के अंत तक है। प्राग दिव्य तोण है ना, तो तेन दिव्यति जो चौथे पाद में आएगा, उससे पूर्व तीसरा पाद जो समाप्त हुआ है, वहां तक इसका अधिकार जा रहा है। और कुछ अर्थ आ चुके शेष से पहले, लेकिन अण प्रत्यय का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है अभी। अब अर्थ करेंगे कि अण प्रत्यय का अधिकार जहां तक जा रहा है, उससे पहले जो अर्थ आ गए हैं, उनसे जो शेष और अर्थ रह गए हैं पूरे अधिकार में, अब जहां तक अण का अधिकार जाएगा वहां तक जितने अर्थ और रह गए हैं वो शेष हो गए, नहीं हो गए? अब वो सारे अर्थ एक साथ ले लिए इस सूत्र ने। अब शेषे के आगे जो सूत्र आ रहा है, राष्ट्राभार पारात घघऊ से लेकर के और तत्र जातः से पहले पहले तक, ये जो इतने सूत्र हैं, ये भिन्न भिन्न प्रत्यय कर रहे हैं। रीना, समझ में आ रहा? नहीं, पुस्तक तो बंद है, कैसे आएगा समझ में? तो ये जो सूत्र हैं शेषे से लेकर के और तत्र जातः से पहले पहले तक, ये सूत्र भिन्न भिन्न प्रत्यय कर रहे हैं। किन अर्थों में कर रहे हैं? आगे आने वाले सभी अर्थों में। कहां तक लेंगे आगे के अर्थ हम? जहां तक अण का अधिकार है, तीसरे पाद के अंत तक। उन्हीं में तत्र भव आ गया। तो अब वृद्धाच्छः के पास विकल्प हैं। वो चाहे तत्र जातः में, जातः अर्थ में प्रत्यय करे, या भव अर्थ में प्रत्यय करे, या इदम अर्थ में प्रत्यय करे, तस्येदम आदि कई अर्थ हो गए ना। तो उनमें से सभी अर्थों में प्रत्यय करेगा ये, लेकिन हमें जिस अर्थ में लेना है हम वो पकड़ लेंगे। हमें यहां जातः अर्थ में नहीं लेना है, हमें भव अर्थ में लेना है। तो वृद्धाच्छः कहेगा ठीक है, मेरे पास भव अर्थ भी है, आप इसमें कर लो। वृद्धाच्छः के पास तो कई सारे अर्थ आ गए ना, हमें जो आवश्यकता है। अब तो हो गया स्पष्ट।
इस प्रकार से वृद्धाच्छस के, वृद्धाक्ष का अर्थ क्या बन जाएगा अब? वृद्धाक्ष का अर्थ कि वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से, ङयंत से, आबंत से, और वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक भी कैसा हो, किस विभक्ति वाला हो, ये पता कैसे लगेगा? कि जिस अर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं वो अर्थ जिस सूत्र में आया हुआ है वह सूत्र कौन सी विभक्ति को बोल रहा है। हम अर्थ कर रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं भव, और भव अर्थ आया है तत्र भवः सूत्र में। तत्र भवः सूत्र में तत्र शब्द सप्तमी का है, तो सप्तम्यंत प्रातिपदिक से अब ऐसे अर्थ करेंगे कि सप्तम्यंत अर्थात सप्तमी समर्थ वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से, ङयंत से, आबंत से छ प्रत्यय हो जाएगा भव अर्थ में। ङयंत और आबंत वृद्ध संज्ञक के विशेषण बनेंगे। हाँ, वृद्ध संज्ञक के विशेषण नहीं, विशेष्य। वृद्ध संज्ञक, ङयंत, आबंत और प्रातिपदिक से कौन बना विशेषण? वृद्ध संज्ञक। वृद्ध बना विशेषण। ङयंत में जो वृद्ध संज्ञक, आबंत में जो हाँ, और प्रातिपदिक में भी, तो वृद्ध बन गया विशेषण, ये बन गए विशेष्य। अब यहाँ पर ये शाला शब्द ये ङयंत है, आबंत है या प्रातिपदिक है? ये कैसा वृद्ध है इन तीनों में से? ये आबंत वृद्ध संज्ञक है, ये प्रातिपदिक नहीं है, ये ङयंत भी नहीं है, इससे छह प्रत्यय आ गया। चले आगे अब, तो ये आ गया छह प्रत्यय। अब यहां अगला कार्य क्या होगा? पीछे हमने भागः बनाया, नायकः बनाया, वहां हमने कृत संज्ञक प्रत्यय किए थे, भागः में भी, नायकः में भी, कारकः में भी। तीनों में जो प्रत्यय लाए थे हम कौन से अध्याय से लाए थे? ये चौथे अध्याय में तो हम पहली बार प्रवेश कर रहे हैं ना। चौथे अध्याय में शालीय में ही तो प्रवेश किया है हमने, पीछे हमारा तीसरा अध्याय ही चल रहा था अब तक। तो हैं? नहीं, वो तो खैर सब में आएंगे बाद में, उसको छोड़ो अभी, वो तो सभी में आएंगे। लेकिन प्रारंभ जहां से हमारा हुआ था तो वहां तीसरे अध्याय के प्रत्यय, उनका नाम क्या था? कृत। और यहां जो चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय हैं इनका नाम क्या है? तद्धित। और सारे तद्धित नहीं, जहां तद्धिता सूत्र आया हुआ है वहां से आगे। यदि हम प्रश्न करें कि पहला कृत प्रत्यय कौन सा होता है तो क्या उत्तर आएगा? पहला कृत प्रत्यय तव्यत। अब अगला प्रश्न, पहला तद्धित प्रत्यय कौन सा है? ती प्रत्यय है, जिससे बनता है युवती शब्द, ये पहला तद्धित है। अब इससे पहले और भी आगे प्रत्यय चौथे अध्याय में तो वो तद्धित नहीं है। अब ये शब्द कैसा हो गया? तद्धितांत। रीना, तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में है उसे क्या कहेंगे? तद्धितांत। कृत जिसके अंत में है उसे क्या कहेंगे? कृदंत है, कृदांत। कृत हल है वो, और तद्धित ये अकारांत है, इसलिए तद्धितांत, और वहां बन जाएगा कृदंत। इस प्रकार से तो चाहे कृदंत हो चाहे तद्धितांत हो, दोनों प्रकार के शब्दों की क्या संज्ञा होती है? प्रातिपदिक। ये पीछे भी किया था हमने, यहां भी करेंगे। पीछे कृदंत होने के कारण से प्रातिपदिक संज्ञा की गई थी, यहां तो इस प्रकार से तीन प्रकार के जो शब्द होते हैं, कृदंत, तद्धितांत और समास। समास में भी ऐसी होता है, वहां भी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है समास करने के बाद। तो ये प्रातिपदिक जो संज्ञा हुई ये किसकी है? शाला की है या ङी की है
या 6 की है या पूरे की है। ये पूरा समुदाय प्रातिपदिक। और प्रारंभ में हमने जब शाला से चले थे, शाला शब्द को लिया था, वैसे शाला तो नहीं बनाया था, सीधे टाबंत को ही आबंत को ही ले लिया था शाला शब्द को, लेकिन वो प्रातिपदिक नहीं था। अब ये पूरा प्रातिपदिक बन चुका है। अब प्रातिपदिक जब इसका नाम हो गया तो प्रातिपदिक की एक विशेषता होती है कि वो अपने अंदर आए हुए सुप प्रत्ययों को सहन नहीं करता। और यही बात धातु में होती है। धातु में भी यदि सुप आ जाए बीच में, वो भी वहां नहीं रहते, और प्रातिपदिक के अंदर सुप आ जाए, ये भी नहीं रहेंगे। तो कौन हटाएगा इनको? आप थोड़ा सा बोल के एकदम रुक जाते हो बीच में, ये सोच के कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। हाँ, स्पष्ट विश्वास पूर्वक उत्तर। तो सूत्र निकालो, दूसरे अध्याय का 4था पाद, 3रा कॉलम, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। मिल गया? 3रा कॉलम। ये कॉलम का व्यवहार जो है ना, यहां जैसे हम पृष्ठ खोलते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 3रे कॉलम में होगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। मिला? यहां प्रकरण चल रहा है लुक का, और ये दूसरे कॉलम में आधे से नीचे की ओर ण्य क्षत्रियार्ष युतो यूनि लुगणियो हो, यहां से यह प्रकरण प्रारंभ होता है लुक का। ये चल रहा है यहां, और ये लुक प्रकरण कहलाता है। ये पूरा लुक प्रकरण है। लुक अर्थात आगे जो सूत्र आ रहे हैं सब ये लुक करते हैं। ये लुक क्या है? ये भी एक संज्ञा है। जैसे लोप संज्ञा है, ऐसे ही लुक भी संज्ञा है। लोप का तो पीछे आ चुका कई बार। किसे कहते हैं रीना? लोप। तस्य लोपा से लोप किया था कई बार। तो लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोपः, न दिखाई देना, इसका नाम लोप है। लेकिन लोप इतने मात्र का ही, अदर्शन का ही मात्र नाम लोप नहीं है, अदर्शन औरों का भी होता है। तो वो आगे आ गए सूत्र में ही, वहां पर प्रथम पाद में ही सूत्र निकालो, दूसरे कॉलम में अदर्शनम लोपः के आगे प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, ये 3 संज्ञाएं एक साथ। ऊपर से अदर्शनम आ रहा है, यानी प्रत्यय के अदर्शन की, प्रत्यय के अदर्शन की लुक शुलु लुप, ये 3 संज्ञाएं और हैं। संदेश, अब कितनी संज्ञाएं हो गई अदर्शन की? 3 तो ये हो गई, लुक शुलु लुप, और 1 लोप, 4 संज्ञाएं हो गई। अब तक 1 पढ़ा था तुम लोगों ने, अब ये 4 हो गई। अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि लोप कहें तब भी हटना है, लुक कहेंगे तब भी हटना है प्रत्यय को, श्लू कहेंगे तब भी भागना पड़ेगा, लुप कहेंगे काम एक ही होना है। कौन सा? अदर्शन। अर्थात पाणिनि किसी वर्ण को, प्रत्यय को, शब्द को हटाने में 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। या तो लोप कह के हटाएंगे, या लुक कह के हटाएंगे, या श्लू अथवा लुप। चारों का परिणाम एक ही होता है, हटना ही है उसको। चाहे खरबूज गिरा दो चाकू पर या कटेगा खरबूज।
अब प्रश्न ये हो सकता है कि यह ऐसे क्यों किया, पाणिनि को क्या कोई बीमारी लगी थी? अरे एक ही शब्द लोग कह करके हटा देते तो क्या समस्या थी? चार चार प्रकार से हटाना, काम एक ही करना, लेकिन चार शब्दों का प्रयोग करना, एक सूत्र कम हो जाता है, एक सूत्र कम भी हो जाता है। तो वो सब प्रयोजन आगे पता लगेंगे कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने। अब यहां लुक का प्रकरण चल रहा है, तो इसी लुक प्रकरण में सूत्र आया सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः का अर्थ क्या होगा? सुपह। सुपह क्या है? ये षष्ठी का एक वचन। धातु प्रातिपदिकयोः, ये भी षष्ठी का द्विवचन। तो जब दो विभक्तियां या तीन विभक्तियां एक साथ आती हैं तो मैंने क्या बताया था? कुछ विशेषण बनते हैं, एक बनेगा विशेष्य। अब यहां दो ही पद हैं, दोनों षष्ठी के हैं, तो एक विशेषण और एक विशेष्य। तो कौन बनेगा विशेषण? वही भूल फिर हो गई, वही भूल फिर की है। हाँ देखो, एक ये भी पहचान होती है कि वो खैर सब जगह नहीं घटेगी। मतलब विशेषण ऐसा होता है जो पृथक करता है, किसी को किसी से पृथक करने वाला। विशेषण भेदक होता है, विशेषणम भेदकम, भेद करने वाला। अब भेद कर कब करते हैं हम? जब बहुत सारी चीजें हों तब तो औरों से किसी को अलग करेंगे। जैसे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक पीले कपड़े वाला बैठा है, एक पीतांबर बैठा हुआ है, तो पीतांबर कह करके हमने उस व्यक्ति को औरों से अलग कर दिया, तो पीतांबर क्या बन गया? विशेषण बन गया, नहीं विशेषण। अब ऐसे ही यहां पर सुप तो बहुत सारे हैं, अर्थात विशेष्य बहुत सारे हो सकते हैं, विशेषण छोटा बनेगा उसका, क्योंकि एक ही गुण को तो कहेगा वो। सुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां सुप कौन सा लेना है? तो कहा धातु का हो या प्रातिपदिक का हो, इससे संबद्ध हो, वो सुप लेना है। इसका अर्थ सुप और भी हैं। जैसे पीतांबर व्यक्ति को बुलाना है, तो इसका अर्थ व्यक्ति और भी हैं, हमें पीतांबर को लेना है। तो अर्थ बन जाएगा सुप और धातु के, धातु और प्रातिपदिक के सुप का लुक हो जाता है। लुक पीछे से आ रहा है और किसी की नहीं अनुवृत्ति, केवल लुक की आ रही है। धातु और प्रातिपदिक के सुपों का लुक हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। क्या अर्थ हुआ? संदेश सूत्र निकालो पहले। सूत्र कहाँ है तुम्हारा? मिल गया? यही सुपो धातु प्रातिपदिक हो, तीसरे कॉलम में, नहीं उधर तीसरे कॉलम में। हाँ, यानी कि धातु और प्रातिपदिक के सुप का लुक हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब लुक किसे कहते हैं, ये प्रश्न तुरंत उठेगा। उसका उत्तर पहले ही दे दिया था मैंने, क्योंकि जब भी कोई संज्ञा बोली जाती है, लुक क्या है? ये संज्ञा। तो संज्ञा जब भी कोई बोली जाएगी तो तुरंत संज्ञा सूत्र उस संज्ञा को खोलने के लिए आएगा। तो प्रत्यय से लुक शुलुप ने बता दिया कि लुक किसे कहते हैं। अब जब बता दिया उसने तो बात स्पष्ट हो गई कि हमें अब हटाना है। तो यहां पहले देखो, ये पूरा क्या है? प्रातिपदिक। और सुपो धातु प्रातिपदिक हो, सूत्र ने कहा कि प्रातिपदिक हो या धातु हो, उसका यदि कोई भी सुप है तो वो नहीं रह सकता। तो इसमें कितने सुप हैं? रीना, इसमें कितने सुप हैं? इधर देखो, इसमें कितने सुप हैं? कौन सा है? नी है? छ क्यों? ये सुप में कहाँ है? तो सुप में कौन से आते हैं? सुप में ये आता नहीं आता है, अकेला नहीं आता है। 21 प्रत्यय है ना, वो है, उनमें 6 नहीं है, नी है, सप्तमी का एक वचन। तो क्या करें इसको? अब रखें, हटाएं? ये तो हटेगा ना।
तो ये गया काम से लुक हो गया, इसका अदर्शन हो गया। अब रह गया शाला और छ। अब पीछे कई बार विषय आ चुका है, जिससे प्रत्यय करते हैं उसका नाम क्या होगा? अंग। ये तो सुन चुके हो, पीछे सभी जगह अंग संज्ञा की गई थी, भागः में भी, नायकः में भी, कारकः में भी। जिससे प्रत्यय करते हैं उसका नाम अंग हो गया। और उसमें ये भी व्याख्या बता दी गई थी सारी कि जब कई प्रत्यय हों तो अंग कितना बनेगा। उसका विस्तार बार बार नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वहां तदादि शब्द भी है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि। तो तदादि का अर्थ पीछे बता दिया था। तुम बताओ अर्चना, क्या बनेगा तदादि का अर्थ? तस्य आदि बनना चाहिए। तो तस्य आदि ही का अर्थ हुआ कि जिससे प्रत्यय किया है हमने उसका आदि। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय की विधि की गई। जैसे यहाँ शाला से छ प्रत्यय की विधि की गई। अब यस्मात् प्रत्यय विधि ही तस्य आदि ही, तो तस्य कस्य? शाला, शाला का आदि। यस्मात् प्रत्यय विधि, हाँ, जिससे अच्छा शाला से प्रत्यय का विधान किया गया। हाँ, तो शाला का आदि नहीं, पहले तस्य आदि ही बोलेंगे। वो ठीक है तुम्हारा कहना, वो आगे बोलेंगे। पहले तस्य आदि ही बोलेंगे। दो समास हैं उसमें। हाँ। तस्य आदि ही तदादि ही, फिर तदादि ही आदि ही यस्य। तो तस्य आदि ही तदादि में तो ये शकार आ गया, क्योंकि शाला से प्रत्यय किया और शाला का आदि शकार। अब तदादि ही आदि ही यस्य, अब ये शकार जिसके आदि में है। अब जिसके आदि में है तो किसके आदि में है? ये आ के आदि में है, ये आल के आदि में है, ये आला के आदि में है, ये आलाच के आदि में है। कहां तक पकड़े अब? तो सूत्र में है प्रत्यय। प्रत्यय परे रहते, यानी प्रत्यय को छोड़ देंगे हम। और कई प्रत्यय हों तो एक छोड़ेंगे, अंत वाला। तो इसको छोड़ दिया। अब ये किसके आदि में है? आला। आला के आदि में है, नहीं है? हैं? आला के आदि में शकार आ गया। तदादि ही, तस्य आदि ही शकार। और वह जिसके आदि में है वो कौन है? आला। तो आला का नाम होगा अंग। फिर समस्या आ गई। हाँ, अब समुदाय लेंगे पूरा। तो मैंने बताया था पीछे, तद गुण संविज्ञान बहुरी ही। जब पीताम्बर को बुलाएंगे तो पीले कपड़े साथ में लेकर के आएगा वो, और चित्रगु को बुलाएंगे तो गाय छोड़ करके आएगा। ये होता है तद्गुण और अतद्गुण। तो ये तद्गुण हुआ। अगर यहां अतद्गुण लेंगे तो केवल शकार आएगा, तद्गुण लेंगे तो आला भी आ गया, सारे आ गए। नहीं, तद्गुण अतद्गुण लेंगे तो आला आएगा केवल, यानी वह जिसके आदि में, आला के आदि में, आला आला का नाम होगा अंग। और तद्गुण कहने से शकार भी आ गया उसमें। तो ये हो गया अंग। इसलिए अंगस्य के अधिकार में पहुंच जाएंगे। अब कहां से कहां तक अंगस्य का अधिकार? किरण, अंगस्य का अधिकार कहां से कहां तक? कहां से कहां तक है? तो पंचम अध्याय का कौन सा सूत्र है जहां से अंग का अधिकार प्रारंभ होता है? हाँ, षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद से लेकर के और सप्तमाध्याय की समाप्ति तक 5 पादों में अंग का अधिकार चलता है। तो अंगस्य के ही अधिकार में सूत्र आ रहा है अब आगे। पहले हमने कारकः नायकः बनाया था। उस अवस्था में अंगस्य के अधिकार में ऋणवुल प्रत्यय किया था कारकः और नायकः में। तो ऋणवुल के वु को अक करने के लिए सूत्र लगाया था 7वें अध्याय का पहला सूत्र। यहां लगाएंगे हम 7वें अध्याय का दूसरा सूत्र। युगुर नागु पहला है ना,
और आगे आयन, एय, ईन, ईय, ईय। आयने, यीनी, युयः, फ, ढ, ख, छ, घाम प्रत्ययादीनाम। बहुत सरल सूत्र है। 5 इसमें वर्ण हैं और उनके स्थान में 5 ही आदेश हैं। क्रम से पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, वो उसी नियम से रखेंगे। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। तो आयन पहला है और उधर जिसके स्थान में करना है आयन, वहां पहला कौन सा है? थ। मिल गया? तो पहला आदेश क्या है? आयन। न हल करके लेंगे आयन। और उधर पहला शब्द क्या है? फ। तो फ यहां आकार सहित लेंगे, यानी फ को आयन करना है, लेकिन फकार के आकार को छोड़ करके केवल फकार को आयन करेंगे। और जो फ का अ रह गया वो आयन के न में मिल जाएगा, तो बन ये भी आकारांत ही जाएगा, आयन। समझ आ गया? ढ दूसरा क्या है? ढ। इधर दूसरा आदेश क्या है? आयन के बाद एय। आयन के बाद एय। यहां भी यह हल है, इसको लिख के बताएं। ये हो गया फ, और फ के स्थान में अब मैं इसको आकारांत ही लिख रहा हूं, लेकिन उसमें समझते जाना कि आयन हलंत ही हुआ है, लेकिन फकार के स्थान में, फकार के स्थान में। इसलिए ये जो आ है ये इधर ही आ गया है इसमें, इसलिए आयन ऐसा बन गया। आगे क्या है? ढ। यहां भी अ है इसमें, और इधर जो आदेश है ये वास्तव में हलंत है, लेकिन ये अ इसमें आ गया। ऐसे ही आगे ख, यहां भी अ है इसमें, और इधर जो हम आदेश कर रहे हैं ये भी हलंत है, लेकिन ये आकार इधर आ जाएगा। तो ये ईन, फ, ढ, ख, आगे छ। ये भी हलंत के स्थान में ही करना है आगे। और ये नहीं, ये हाँ ठीक है, ये हो गया ईय। यह ये भी हटा देंगे इसको, ये अ इसमें आ गया। ठीक है, ईय। और आगे क्या है? ह, ढ, ख, छ, घ। ये घ हो गया। और यहां भी आदेश ये हलंत ही होता है, लेकिन ऊपर का आकार इधर आ गया। अब ये इनको यदि हम मिला दें तो देखो सूत्र का प्रारंभ का पद पूरा बन जाएगा। इनको हल मान के चलना। जैसे आयन, ए मिला दिया इसमें, आयनेय, ये यह हल है, इसमें ई मिला दी, आयने नी। आयन, एय, या पे की मात्रा आ गई, इस न में ये मात्रा आ जाएगी, और इस य में ये मात्रा आ जाएगी। तो आयने, ये नी, ये यह। फ, ढ, ख, छ, घाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। और प्रत्ययादीनाम, ये होने कहाँ चाहिए? प्रत्यय के आदि में, प्रारंभ में। फ, ढ, ख, छ, घ, ये प्रत्यय के प्रारंभ में हो, जहां भी हो वहां। तो हमें इनमें से कौन सा लेना है? हमारा इन फ, ढ, ख, छ, घ में से कौन सा है? छ है। तो ये छ में जो छकार है, जिसको हमें ई आदेश करना है, ये प्रत्यय के आदि में है या अंत में है? अंत में। प्रत्यय क्या है? छ। प्रत्यय क्या है? छ। इसमें पहला वर्ण क्या है? छकार। दूसरा वर्ण आकार। तो आदि में कौन सा है? तो फिर अंत में कहां है? तो प्रत्यय के आदि में है ये। उस छकार को ई हुआ और छ का अ इसी में आ जाएगा, तो ईय। तो ये सूत्र अनेकों स्थानों पर लगेगा, क्योंकि इसमें 5 वर्ण लिए गए हैं। और साथ में वो सूत्र साथ में लगा देंगे, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, ये बताने के लिए कि क्रम भी यहां साथ में बना रहे। तो इस छ के स्थान में लिख दिया यहां पर हमने ईय। इधर है ये शाला।
ठीक है। अब फिर नया विषय आप लोगों के लिए आज का, चौथे 5वें अध्याय में, लेकिन उससे पहले थोड़ा और पीछे को हटो। पद किसे कहते हैं? प्रकरण निकालो भाई, पद वाला। प्रथम अध्याय तीसरे कॉलम में, वही तीसरा पाद, तीसरे पाद का तीसरा कॉलम, प्रारंभ का ही भाग, जहां अंग संज्ञा की थी, अंग संज्ञा से अगला सूत्र मिल गया नहीं? सुप तिङन्तम पदम। क्यों देर लगती है? तीसरा पाद बोला मैंने? नहीं, चौथे पाद में। हाँ, तो यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम के आगे सुप तिङन्तम पदम। देखो पीछे हमने धातु संज्ञा वाला सूत्र, एक तरह से ये पाद क्रम से चल रहा है। पहले भूवादेव धातुवा को, नहीं वो तो उसमें था इत संज्ञा वाले प्रकरण में, पीछे संज्ञा का प्रकरण पूरा देख लिया था ना। ये तो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहां अंग संज्ञा करने के बाद जो सूत्र आ रहा है सुप तिङन्तम पदम, क्योंकि पद संज्ञा हम जब समझ लेंगे तो आगे जो भ संज्ञा बताने जा रहा हूं वो स्पष्ट समझ में आएगी। इनमें दोनों को समझना पड़ता है साथ साथ। तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र सुप तिङन्तम पदम, कई बार बोल चुके हैं इसको। तो क्या अर्थ है रीना इसका? सुबंत और तिङन्त शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप अंत में हो 21 प्रत्यय, अथवा तिङ 18 प्रत्यय, इनमें से कोई भी किसी शब्द के आगे आएंगे तो उसका नाम हो जाएगा पद। हो गया? अब आगे आगे है नह के। इसको सरल रूप में, सामान्य रूप में समझ लो, अभी ज्यादा विस्तार नहीं करना। कि नकारांत कुछ शब्द होते हैं, ये उनकी पद संज्ञा करता है क्या प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, क्या प्रत्यय परे होने पर, इसको छोड़ दो अभी। आगे सितिच, ये सित जिनमें सकार की इत संज्ञा हो, ऐसे प्रत्यय आगे आते हैं, ये उनकी पद संज्ञा करता है। इसको भी छोड़ दो अभी। अर्थात मुख्य सूत्र हमारा हुआ पद संज्ञा का सुप तिङन्तम पदम। ये बहुत व्यापक सूत्र है। और एक व्यापक सूत्र और है जो पद संज्ञा करता है, वो आगे आ रहा है, उसको समझना आवश्यक है भ संज्ञा को समझने के लिए। वो सूत्र है स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। करो अर्थ नवीन इसका पहले, फिर मैं बताऊंगा। कौन करेगा? आप कीजिए सत्यपति जी। जो सर्वनाम नहीं है, ऐसे सुआदि के परे रहते हैं। ऐसे अर्थ करो कि जैसे मानो संदेश को समझाना हो। समझाओ, पहले सर्वनाम स्थान समझाना पड़ेगा। समझाओ। तुम लोग देर लगाओगे। देखो पहले सूत्र को तोड़ो, वहां पर स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। दोनों में कौन सी व्यक्ति है? तो फिर एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष। ये नियम मत भूला करो, क्योंकि दोनों व्यक्तियां एक सी आ गई। अब विशेषण विशेष बाद में करेंगे, पहले इन दोनों शब्दों के अर्थों को समझ लें क्या है। तो स्वादिषु, सु आदि स्वादि और स्वादिषु। आदि कह करके क्या करते हैं पाणिनि? बहुत सारे आगे आने वाले जो भी प्रकरण के अनुसार प्रत्यय शब्द जो भी कुछ आ रहे हैं वो सब ले लेते हैं। इन्हें एक प्रारंभ का पकड़ लिया और उसमें आदि जोड़ दिया। ठीक है, तो सु पहला प्रत्यय पकड़ लिया और आदि कह करके उसके आगे आने वाले अन्य प्रत्ययों को भी ले लिया। तो ये सु कहां है रीना? कहां है ये सु? वही 21 प्रत्ययों में पहला प्रत्यय है, नहीं है?
चौथे अध्याय का पहला प्रत्यय है ये सु। चौथे अध्याय के प्रत्ययों का प्रारंभ यहीं से होता है। तो ये जो सु प्रत्यय है इसके आगे हमने आदि जोड़ दिया, तो कहां तक और बढ़ें आगे, क्योंकि स्वादि कह रहे हैं ना, स्वादि, तो सु आदि कितने हैं ये? 21 प्रत्यय नहीं, बस यही बताना था। अगर 21 प्रत्यय ही लेने होते पाणिनि को, तो पीछे सुप्तिगंतम पदम में सुप कहा है, वो सुप कितने हैं? 21। तो यहां भी सुप कह सकते थे, क्योंकि पाणिनि जब 21 प्रत्ययों को बोलते हैं तो सुप कह के बोलते हैं, स्वादि कह कभी नहीं बोलेंगे। शैली एक होती है एक शास्त्रकार की अपने शास्त्र के अंदर। अगर उन्होंने कहीं सुप कहा, कहीं स्वादि कहा और दोनों का अर्थ एक निकल रहा हो, तो पढ़ने वाले भ्रांत हो जाएंगे कि यहां हम 21 ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न ये उठेगा कि कहीं तो ये स्वादि कह करके सुप को लेते हैं 21 प्रत्ययों को, कहीं सुप कह करके, ये दो प्रकार की शैली क्यों करेंगे पाणिनि? इनका मतलब उससे तो नहीं है, वचन से ही है। ये सु एक वचन है ना, इससे हाँ। मतलब तो नहीं है इनका। तो आदि को जोड़ेंगे फिर? नहीं, जितने एक वचन नहीं। तो यहां स्वादि का अर्थ है सु से लेकर कहां तक? 5वें अध्याय के अंत तक के प्रत्यय सारे आ गए, सारे आ गए। और यूं भी कह सकते हैं कि आगे प्रत्ययों की समाप्ति। प्रत्यय कहां से कहां तक होते हैं? अष्टाध्यायी का पहला प्रत्यय कौन सा है? कौन सा है? सन प्रत्यय। गुप्तिस्कृत्य सन, यहां से प्रारंभ होता है। और अष्टाध्यायी का अंतिम प्रत्यय कौन सा है? भी होना चाहिए। और भी है कोई? 2 होते हैं अंतिम 2 होते हैं क्या? कब ही है, सन से लेकर के कब तक। अब इसने स्वादि ने क्या किया? सु से लेकर के कब तक, ये सब स्वादि कहलाते हैं। तो बहुत ज्यादा आ गए ना, संभल पाएंगे? संभल पाएंगे तो नहीं? बहुत वजन तो नहीं हो रहा है? आपने गुरुजी वहां 21 ही लेंगे, ये प्रत्याहार बन गया। ये सुप है प्रत्याहार, स्वादि प्रत्याहार नहीं है। स्वादि में सब आ गए, आगे तक के सब जितने भी हैं, जहां भी समाप्ति हो प्रत्ययों की वहां तक ये सब आ गए। मैं आज बता रहा हूं विस्तार से, बार बार नहीं बोलूंगा ये विषय। जैसे पीछे शेषे का अधिकार पूरा हो गया था, आज ये भी पूरा ही समझ लो इसको ढंग से। तो ये हो गए स्वादि। अब सूत्र का इतने का अर्थ क्या बनेगा? स्वादिषु। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते, पर सप्तमी। तो स्वादि प्रत्ययों के, प्रत्यय हमने अपनी ओर से बोल दिया क्योंकि प्रत्यय ही है वो, भाई प्रत्यय के अधिकार में है तो प्रत्यय ही कहलाएंगे। तो स्वादि प्रत्ययों के परे रहते, ये इतने का अर्थ हो गया। अब अगला शब्द असर्वनाम स्थाने। तो इसमें अ लगा दिया और अ लगाते हैं निषेध में कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर। अब सर्वनाम स्थान को छोड़कर इससे ये भी पता लग रहा है कि इन स्वादि प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो सर्वनाम स्थान नाम के हैं। तो वो कौन से हैं ये पता लगाने के लिए, क्योंकि संज्ञा है ये सर्वनाम स्थान, तो हम संज्ञा सूत्र के पास जाएंगे और वो किन को सर्वनाम स्थान बता रहा है ये देखना होगा। तो ये पहले ही पाद में, पहले कॉलम में नीचे शी सर्वनाम स्थानम, इसको छोड़ दो। अभी यहां से सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति लो अगले सूत्र में है, सुट अनपुंसकस्य। सुट, केवल सुट को समझो भी, अनपुंसकस्य को भी छोड़ दो। और सुट क्या है? ये प्रत्याहार। ये प्रत्याहार जो 14 सूत्र हैं उनमें से नहीं ढूंढना है,
ये उन्हीं 21 प्रत्ययों में देखो कि सुट प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा। जो 21 प्रत्यय हैं उनमें पहला प्रत्यय है सु। अब उन्हीं प्रत्ययों को आगे बोलते जाओ और देखो टकार कहां आ रहा है। हो गया? तो ये संख्या में कितने हो गए प्रत्यय? 5। इन 5 प्रत्ययों का नाम होता है सर्वनाम स्थान। संदेश कितने हैं सर्वनाम स्थान? 5। ये प्रत्यय के नाम है। सर्वनाम स्थान ये संज्ञा है और ये 5 प्रत्यय संजी। इन 5 प्रत्ययों का नाम हो गया सर्वनाम स्थान। इनको छोड़ करके, अर्थात ये सूत्र इन प्रत्ययों को छोड़ रहा है। ये 5 प्रत्यय स्वादि में आ रहे हैं या नहीं? नहीं आ रहे? स्वादि कहां से कहां तक है? सु से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक, इनके 4थे अध्याय के पहले प्रत्यय से लेकर के 5वें अध्याय के अंतिम प्रत्यय तक। तो ये 5 आ तो गए स्वादि में। हाँ, इनको छोड़ देना है। तो अब छोड़ेंगे ना भाई। छोड़ने की बात तभी तो आती है जब पहले पकड़ रखा हो, या बिना पकड़े ही छोड़ेंगे। अर्थात ये स्वादि में फंस गए थे, ये स्वादि के अंतर्गत आ गए थे, लेकिन इनको नहीं लेना है। तो कहना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? क्योंकि 2 व्यक्तियां एक जैसी हैं तो किसको बनाएंगे विशेषण? हाँ, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परिरहते। अब ये अर्थ बनेगा सूत्र का। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों के परे रहते। जो पूर्व शब्द है उसकी पद संज्ञा होती है। ठीक है? और सर्वनाम स्थान विशेषण बन गया। हाँ, ये निषेध किस प्रकार का है? निषेध 2 प्रकार का है ना, प्रसज्ज प्रतिषेध और परिदास प्रतिषेध। कौन सा प्रतिषेध है? ये परिदास है, पीछे कुछ भी करते रहो, ये नहीं लेगा उनको। बस कोई और लेता है सर्वनाम स्थान को, लेते रहो, इससे कोई मतलब नहीं उसे। अब ये स्वादि जिन प्रत्ययों को हम गिनेंगे, इस सूत्र के जो विषय बनाएंगे हम, वो प्रत्यय कहां से प्रारंभ होंगे? फिर शस से। भाई सू छूट गया, औ छूट गया, जस छूट गया, अम छूट गया, औट छूट गया। अब शस से प्रारंभ होगा हमारा कार्य। हो गया स्पष्ट? कह तो स्वादी रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी तो कह रहे हैं सर्वनाम स्थान को छोड़कर। तो इन प्रत्ययों के परे रहते, इनके हम पद संज्ञा किसी शब्द की करें तो कहां, कौन से प्रत्यय परे रहने पर करेंगे? शस से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक। इतनी बात पकड़ में आ गई? यहाँ पर शस आदि शु ऐसा कर देते तो सर्वनाम स्थान पढ़ना। हाँ, तो अब तुम नई अष्टाध्यायी बनाओगे तो ऐसा ही करना उसमें। परिष्कार कहना, परिष्कृत अष्टाध्यायी। एक पूछना चाहूंगी यहाँ पे, शस के बाद के जो प्रत्यय बच गए हैं सुप में, तो उस स्थल पर सुप में नहीं, सारे स्वादियों में। नहीं, मैं सुप की बात। अच्छा, वहाँ सुबह सुप्तिगंतम पदम से, अच्छा वो तो तदंत की पद संज्ञा कर रहा है। देखो अब यहाँ पद संज्ञा के 2 सूत्र हो गए, एक सुप्तिगंतम पदम और दूसरा स्वादिष्व सर्वनाम स्थान है। इसमें अगर हम प्रश्न करें कि अधिक क्षेत्र किसका है? सुप्तिगंतम पदम ले रहा है 21 और 18। कितने कितने हो गए? 21 और 18 39। और स्वादियों में कितने प्रत्यय आ रहे हैं? फिर तो ये ज्यादा व्यापक है। कहने को वो सूत्र मुख्य हम बोल देते हैं इसलिए भी कि इसमें पद शब्द आ गया है, इसमें थोड़ा इसको लेना पड़ रहा है दूसरे से अनुवृत्ति के रूप में। तो गुरुजी, सुपों में कोई ऐसी स्थिति आती है जब प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा करनी पड़ती है? वही तो स्थिति बता रहे हैं, वही आने वाली है। तो यहाँ संदेश
सुब तिंगंतम पदम, जो पद संज्ञा करेगा सुबंत की और तिंगंत की, ये प्रत्यय सहित की करेगा पद संज्ञा या प्रत्यय रहित की करेगा? प्रत्यय को छोड़ करके शब्द की पद संज्ञा करेगा या प्रत्यय सहित शब्द की पद संज्ञा करेगा? सूत्र का अर्थ क्या है? सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। बता रेखा, प्रत्यय को छोड़ करके करेगा ये पद संज्ञा या प्रत्यय सहित की करेगा? सहित की करेगा, क्योंकि इसमें अंत बोल दिया ना हमने, सुबंत की, सुप जिसके अंत में है उसकी, यानी पूरे की। ठीक है। अच्छा, अब इसको ले लो। ये कहता है स्वादि प्रत्ययों के परे रहते जो शब्द है पहला, उसकी पद संज्ञा होती है। ये प्रत्यय रहित की कर रहा है या प्रत्यय सहित की? प्रत्यय परे रहते, उसको छोड़ दिया। ये तो शर्त है इसकी कि प्रत्यय आगे होना चाहिए, लेकिन उसका नाम पद नहीं रखेगा ये प्रत्यय का। प्रत्यय रहित की करेगा, सहित की नहीं करेगा। ये दोनों में अंतर है। तो दोनों का विषय अलग अलग है ना। जैसे हमने शब्द बोला, जैसे राजन शब्द के रूप चलाएं, तो तृतीया विभक्ति के द्विवचन में क्या बनेगा? राजभ्याम। अब यहां राजन शब्द से भ्याम प्रत्यय लाए हैं हम, और तृतीया विभक्ति का द्विवचन का प्रत्यय है, चतुर्थी का भी है, पंचमी का भी है। और सुप्तिंगंतम पदम हम सूत्र लगाएं। अब संदेश ध्यान से नहीं सुन रहा है। सुप्तिंगंतम पदम सूत्र को हमने लगाया और इसने कहा कि सुबंत की पद संज्ञा होती है। तो किसकी पद संज्ञा होगी यहां? राजभ्याम। कितने की होगी? राज की या राज और भ्याम दोनों को मिला करके? पूरी की होगी ना, प्रत्यय सहित की। अच्छा, अब इसको लाए हम स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। सर्वनाम स्थान को छोड़कर, यानी कि हम शस से ही तो प्रारंभ करेंगे। द्वितीया विभक्ति के बहुवचन से अपना कार्य प्रारंभ करेगा ये। हम पहुंच गए तृतीया में, तो इसका क्षेत्र आ चुका ना। अब ये कह रहा है स्वादियों के परे रहते जो शब्द है पहले, उसकी पद संज्ञा होती है। ये कितने की करेगा? केवल राज की करेगा, भ्याम की नहीं करेगा। ठीक है। तो अब राजभ्याम हमने बोला तो यहां दो पद हैं, एक राज भी पद है और राजभ्याम भी पद है। हैं दो पद नहीं है, तो दोनों सूत्रों का क्षेत्र अलग अलग है कि नहीं है? एक किसी और की कर रहा है पद संज्ञा, एक किसी और की कर रहा है। तो ये सूत्र आ गया समझ में पूरा? अच्छा, अब अगला सूत्र पकड़ में आएगा और हमारा वही विषय है आज का। और बहुत छोटा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन बहुत बड़ी व्याख्या चाह रहा है ये बहुत सारी बुद्धि खा लेगा अभी तुम्हारी। अब इसमें शब्द है यची। पहले इसी को समझना है। क्या है सत्यपति जी? यची। खोलें इसको। ठीक है, मूल शब्द क्या है? नहीं, सप्तमी बोल दिया आपने, तो मूल शब्द हटाओगे तो व्यक्ति हटा के बोलोगे ना। यच, ये कौन सा प्रत्याहार है? जब एक से पूछे तो एक को ही बोलने तो कौन सा प्रत्याहार है ये यच? ये प्रत्याहार नहीं है। देखो ये है, ये और अच, ये है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार नहीं है, ये केवल यकार है। और इन दोनों को मिलाए तो क्या बन जाएगा? यच। ये बन गया सप्तमी में यची। अब यहां एक वर्ण है ये, और ये भी एक वर्ण है। एक वर्ण है ये। अच में कितने आते हैं? तो एक है कि ज्यादा हैं?
देखो प्रत्याहार जब भी बोलते हैं कहीं तो एक ही वर्ण को पकड़ते हैं जब कार्य करेंगे तो, या सारे लेंगे एक साथ। हमने कहा एक ही अणची अच परे रहते, कितने अच परे रहते एक साथ करेगा यण, फिर तो एक ही वर्ण होता है हमेशा। और जब कहीं सप्तमी विभक्ति हो किसी सूत्र में और एक एक वर्ण का ग्रहण हो वहां पर, तो एक वर्ण को क्या बोलते हैं? अगर प्रत्याहार में बोले तो प्रत्याहार के द्वारा यदि हम एक वर्ण बोले तो क्या बोलेंगे? अल। अल में सारे आ गए नहीं, तो ये भी अल है, ये भी अल है। अर्थात यची में जो सप्तमी है, इस यच के द्वारा हम अलों को ग्रहण कर रहे हैं, किसी एक एक वर्ण को लेते जाएंगे। तो जब कहीं पर अल ग्रहण होता है और वहां सप्तमी भी आ रही हो तो वहां आदि शब्द और जुड़ जाता है। यस्मिन विधिस तदादौ अल ग्रहणे, ये कोई सूत्र नहीं है, ये परिभाषा है। जैसे ये न विधिस तदंत से होता है ना, ठीक इसी से उल्टा है ये न विधिस तदंत से उल्टा काम करता है ये। यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे। अब यहां अर्थ क्या करेंगे हम इसका? य का अर्थ करेंगे यकार आदि, आदि जोड़ देंगे इसमें अब, और अच का अर्थ करेंगे अजादि, यहां भी आदि जोड़ देंगे। ठीक है, यानी ऐसा प्रत्यय पकड़ेंगे जिसका पहला वर्ण यकार हो, ऐसा प्रत्यय पकड़ेंगे जिसका पहला वर्ण अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। इनके सारे स्वर आ गए ना, तो इसको अगर हम संक्षेप में कहें तो स्वर आदि भी कह सकते हैं, स्वर आदि में है जिसके, लेकिन यहां पाणिनि अच कह के ही बोलते हैं स्वरों को। तो यकार आदि और अजादि, ये इतने का अर्थ हो गया। अब क्योंकि सप्तमी है यची, तो सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते। तो यकार आदि और अजादि प्रत्यय परे रहते, परे रहते। लेकिन ये यकार आदि और ये अजादि प्रत्यय कहां से लें हम? कौन से प्रत्यय? तो बहुत हैं, तीसरे अध्याय के प्रारंभ से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। कौन से प्रत्यय लें हम, बताओ? यकार आदि और अजादि प्रत्यय लें तो कौन से लें? तो पीछे से अनुवृत्ति आ रही है स्वादिशु की, और पूरे सूत्र की आ रही है, असर्वनाम स्थाने भी आ रहा है। अब देखो हमारे सामने 3 सप्तमी हो गई। अब स्वादिशु, असर्वनाम स्थाने और यची, 3 हो गई नहीं। अब तीनों में एक बनेगा विशेष्य, 2 बनेंगे विशेषण। अब कैसे होगा? यची बनेगा विशेष्य। भाई पीछे हमने जो विशेषण विशेष्य बनाए हैं वो ज्यों कि त्यों बोल दो ऐसे ही। सर्वनाम स्थान भिन्न, ये सबसे पहला विशेषण। सर्वनाम स्थान भिन्न, ये पहला बोला हमने। लेकिन अब जो आगे स्वादिशु बोलना है उसमें एक यची और आ गया है साथ में। अब उन स्वादियों में से सारे प्रत्यय नहीं लेने हैं। अगर सारे लेने होते तो यची कहने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे कह देते कि पीछे से अनुवृत्ति ला करके के सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते भ संज्ञा होती है। ये संज्ञा सूत्र है यची भम भी, लेकिन साथ में यची कहा है। इसका अर्थ है कि सारे प्रत्यय नहीं लिए जाएंगे, कुछ लिए जाएंगे। स्वादियों में बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन कौन से छांटेंगे हम? जो यकारादि हो और अजादि हो, यकारादि और अजादि, ऐसे प्रत्यय छांटे जाएंगे। अब किन में से? स्वादियों में से। अब सूत्र क्या अर्थ बनेगा? सर्वनाम स्थान भिन्न, यकारादि और अजादि स्वादि परे रहते पूर्व शब्द की भ संज्ञा होती है। ज्यादा लंबा हो गया? अर्थात देखो सर्वनाम स्थान छोड़ दिया है, कहां से प्रारंभ है? शस से।
ये तो पता लग ही रहा होगा। 5 प्रत्यय छोड़ दिए ना प्रारंभ के, सु औ जस अम औट, इनको छोड़ दिया है, शस से प्रारंभ किया हमने। अब शस प्रत्यय से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक ये सारे स्वादी हो गए ना। इन स्वादियों में जो यकारादि हैं और अजादि हैं, उनके पर रहते ये सूत्र भ संज्ञा करेगा। और स्वादिश सर्वनाम स्थाने कौन सी संज्ञा कर रहा है? पद संज्ञा कर रहा है। तो जैसे मान लो हमने शस प्रत्यय को ही ले लिया पहले, जहां से ये प्रारंभ हो रहा है, और शस प्रत्यय ला करके हम कोई शब्द बना रहे हैं, जैसे राजन शब्द को ही ले लें, तो राजन का शस प्रत्यय ला करके द्वितीया के बहुवचन में क्या रूप बनता है? राज्य। इन स्थिति है राजन और शस। जैसे यह है स्थिति, शब्द है राजन और आगे शस, ये स्वादी है। स्वादी है ये है, सर्वनाम स्थान भिन्न है, क्योंकि स्वादी तो सु से प्रारंभ हो जाएंगे, सु औ जस अम औट से, लेकिन सर्वनाम स्थान को छोड़ना है तो शस आ गया उसमें, तो ये स्वादी है। क्या ये यकारादि या अजादि इनमें से भी कोई है? अनुबंध हटा के देखते हैं, शस में शकार अनुबंध है, ये वास्तव में क्या बचेगा? अस। शकार तो हट जाएगा इत संज्ञा होकर के, लशक को देते, यहां बचेगा अस। तो अस को ध्यान में रखो। अब दोबारा प्रश्न, क्या ये यकारादि या अजादि में से कुछ है? कैसा है? अजादि है, क्योंकि अस है ना, अकार आदि में आ गया और अकार अच प्रत्याहार में आता ही है। कैसा है ये? अजादि, क्योंकि ये शस नहीं है, अस है, ये अजादि है। तो अजादि है तो यचीभम इस शब्द की भवसंज्ञा कर सकता है कि नहीं? यचीभम यही तो कह रहा है कि यकारादि अजादि प्रत्यय स्वादियों में होने चाहिए। वो यदि आगे आएंगे तो पूर्व शब्द की भवसंज्ञा हो जाएगी। तो इसका नाम भ है या नहीं है? इसका नाम भ हो गया। यचीभम ने इसका नाम भ रख दिया। जैसे हम अंग नाम रखते हैं, पद नाम रखते हैं, ऐसे ही भ नाम हो गया इसका। क्या स्वादिश सर्वनाम स्थान है? अब उसको पकड़ो। वो कहता है कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि आगे आएंगे तो मैं पद संज्ञा करूंगा। तो वो भी यहां लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? भाई स्वादि परे है ही, सर्वनाम स्थान भिन्न है, उसको आजादी और यकारादि भी नहीं चाहिए, वो तो सारे ले लिए उसने। तो वो पद संज्ञा भी कर रहा है यहाँ, तो ये पद भी कहेंगे इसको, फिर भ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस चौथे पाद में, ये जो आपका है भवसंज्ञा वाला प्रकरण, ये कौन से पाद में है? प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। इस चौथे पाद में, फिर दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में, फिर दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद में, ये 3 पाद जो हैं, ये 3 पाद, इनमें एक ही संज्ञा होती है, 2 कभी नहीं होती। पहला ही सूत्र है, देखो इस पाद का, आ कडारात एका संज्ञा। आ कडारात, कडार तक, आ माने तक, कडार तक। कडार कहाँ है? दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र। तुरंत पकड़ो, दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र। मिल गया संदेश? द्वितीय अध्याय नहीं जानता? और द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र है कडारा क्रमधारे। तो क्या अर्थ बना इस सूत्र का? आ कडारा दे का संज्ञा, आ कडारात ए का संज्ञा। यानी यहां से लेकर के कडार तक जो सूत्र आएंगे, उनमें यदि 2-2 सूत्र किसी शब्द की कोई संज्ञा कर रहे हों तो वहां एक ही होगी। अब इसी प्रकरण में स्वादिश सर्वनाम स्थान ने इसकी पद संज्ञा करना चाह रहा है, इसी प्रकरण में यचिभम इसकी भ संज्ञा करना चाह रहा है, होगी एक ही।
तो कौन सी होगी फिर? विप्रतिषेधे परम कार्य। अरे भाई यचिभम कहेगा मेरी करो, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने कहेगा मेरी करो, ठीक है ना? तो लड़ेंगे दोनों आपस में, और जब लड़ाई होती है तो कौन आता है बचाने के लिए? न्यायाधीश। परिभाषा तो आ कडारा दे का संज्ञा सूत्र पढ़ने के बाद पाणिनि भी जान गए थे कि ये सूत्र आपस में झगड़ेंगे अब, इसलिए न्यायाधीश तुरंत ही उसके आगे बिठा दिया। तो क्या है सूत्र आगे? आ कडारा दे का संज्ञा के आगे विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि भाई जहां झगड़ा हो जाए तुम लोगों में आपस में, सूत्रों से कह रहे हैं, तो वहां जो सूत्र पर आ रहा है, आगे आ रहा है संख्या की दृष्टि से, वो लगेगा। तो कौन सा लगेगा यहाँ संदेश? भसंज्ञा होगी कि पद होगी? अब भसंज्ञा पहले है कि पद पहले है? भ पहले है, जरा देखना। नहीं यहां नहीं, जहां भसंज्ञा की थी वही देखो ना, तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में देखो पद पहले है कि भ पहले है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा कर रहा है, पद पहले है ना? तो परे कौन सी है? बाद में कौन सी है? भ। ये जीवम बाद में है ना, है? तो कौन सी होगी यहां पर? विप्रतिषेधे परम कार्यम कौन सी होगी? भ होगी, पद नहीं होगी। कर दिया उसको वापस। अब ये उदाहरण देकर के मैं इसको यहां लाना चाह रहा था आपसे। अब ये इसको तो भूल जाओ, राजन वगैरह को, ठीक है? अब इसको देखो कि ये जो शाला शब्द है इसके आगे कौन सा प्रत्यय है? ई। ये छ के स्थान में हुआ था ना, ये प्रत्यय है तो ये भी प्रत्यय है। ये प्रत्यय स्वादि है या नहीं रीना? किसे कहते हैं स्वादि? फिर वही प्रश्न। चौथे अध्याय के प्रथम प्रत्यय से लेकर 5वें अध्याय के अंत तक, उसमें प्रारंभ के 5 छोड़ देना। क्या ये प्रत्यय स्वादि है या नहीं? वृद्धाक्षर सूत्र लगाया था, वृद्धाक्षर चौथे अध्याय में ही तो है, तो ये स्वादि हो गया, ये स्वादि प्रत्यय है, ठीक है? अब ये स्वादि प्रत्यय में 2 भाग करते हैं हम, कि यकार आदि अजादि को तो अलग छांट लेते हैं और बाकी जो रह गए वो अलग छांट लेंगे। तो बाकी जो होते हैं वहां तो पद संज्ञा होती है पूर्व शब्द की, और यकार आदि अजादि आगे आएंगे तो भ संज्ञा होगी, क्योंकि बट गई ना। अब भाई जहां झगड़ा होता है वहां एक ही संज्ञा होती है, तो नियम हो ही गया था, तो यहां तो भ हो ही जाएगी फिर, और जहां यचिभम नहीं लगेगा वहां पद संज्ञा होगी। फिर यचिभम कहां नहीं लगेगा? जहां यकार आदि अजादि नहीं होंगे। तो ये प्रत्यय स्वादि है? क्या ये यकार आदि या अजादि इनमें से कुछ है? अजादि है। तो यहां यचिभम लगेगा या स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लगेगा? दोनों लग रहे हैं नहीं? तो भ संज्ञा यहां पर इसकी हो जाएगी। इस तरह से यचिभम सूत्र कौन सा लगाएंगे हम यहां पर? मुख्य रूप से यचिभम। यचिभम सूत्र से शाला शब्द की भ संज्ञा हो गई। संज्ञा जब करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? फिर सीधे उसके अधिकार में पहुंचते हैं। जैसे अंग संज्ञा करते हैं तो अंग के अधिकार में जाते हैं, पद संज्ञा करते हैं तो पद के अधिकार में पहुंच जाते हैं, भ संज्ञा करेंगे तो भ के अधिकार में पहुंच जाएंगे, हैं? अंग संज्ञा करते हैं तो अंगस्य सूत्र अधिकार सूत्र आया हुआ है, पद संज्ञा करते हैं तो पदस्य सूत्र 8वें अध्याय में आया हुआ है, वहां पहुंचेंगे। भ संज्ञा करेंगे तो भस्य सूत्र आया हुआ है, ये 6ठे अध्याय के 4थे पाद में ही है, वहां पहुंचेंगे। अब वहां कल को पहुंचेंगे, अभी थक गए हैं, बहुत चल रही है ना। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। 2 दिन से 2 क्लासेस बहुत कठिन लग रही है। ये प्रारंभ में कठिन लगेंगी, आगे चल करके ये मैं 2-3 बार और दोहराऊंगा इन सारी बातों को, फिर ये पक्के हो जाएंगे। पकड़ में आया पूरा नहीं आता, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये जो विषय हैं, ये भ है, पद है इत्यादि, ये जब प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाते हैं तो आगे बहुत सरल हो जाता है सारा कार्य। फिर इन्हीं में थोड़ा परिश्रम करना होता है, फिर कुछ भी नहीं है। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ
ओ